तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.3 का लास्ट क्वेश्चन हमारी तरफ से क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर है तो वो आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये खुद से करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। अब ऑल्टीट्यूड्स का मतलब पहले तो देखना पड़ेगा ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल लेते हैं A, B और C। अब इसमें बोल रहा है वो कि BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स मतलब कि जो ट्राइंगल के बीच में जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चंस में कर रखी है इस टाइप की, वो हमारी होगी ऑल्टीट्यूड्स। यूज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हमको यहाँ पर यूज करना है 90 डिग्री वाला। पहले तो ये याद कर लो कि RHS रूल था क्या। तो RHS रूल क्या था कि कोई भी राइट ट्राइंगल के अंदर या फिर कोई दो राइट ट्राइंगल्स के अंदर एक एंगल हमारा होगा 90 डिग्री, एक तो दो के बीच में एक राइट एंगल होना चाहिए, दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हाइपोटेनियस सेम होनी चाहिए और कोई भी एक साइड या तो बेस या फिर परपेंडिकुलर इक्वल होनी चाहिए। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगता है। इस ट्राइंगल के अंदर भी हमको RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगाना है और उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल ABC है ये आइसोसेलेस है। अब मुझे ये बताओ कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस होगा कब। ट्राइंगल ABC तब आइसोसेलेस होगा जब हमारा AB और AC इक्वल होगा। जब ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएंगे तो हमारा जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस हो जाएगा। और हमारे पास एक क्या हिंट दे रखा है कि BE एंड CF आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स। तो ये हमारा BE, ये CF, ये दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स, ये एक हिंट है। और दूसरा हमको ये और ये इक्वल प्रूव करना है। क्या करेंगे, BE और CF वाले दो ट्राइंगल लेंगे, यानी कि ये ट्राइंगल लेंगे और ये ट्राइंगल लेंगे, उनको हम RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इस ट्राइंगल का, जैसे कि मैं अगर यहाँ बनाऊँ इसे, तो ये जो ये लंबा वाला ये ट्राइंगल है, इसकी ये साइड को उस ट्राइंगल के, अब वो वाला ट्राइंगल अगर हम नीचे बना देते जैसे ये वाला, ये, तो इसकी इस साइड से इक्वल प्रूव कर देंगे। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम इक्वल प्रूव कर देंगे। अब जैसे ये दोनों इक्वल हो गए तो इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएगी और आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। फिर से आई एम रिपीटिंग, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए, उसके बाद CPCT से ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव कर दिए और फिर हम कह देंगे क्योंकि ये दो एंगल्स इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड, इस एंगल पूरे एंगल की अपोजिट साइड ये और इस पूरे की अपोजिट साइड ये इक्वल हो जाएंगे। तो अब करते हैं, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, पहले तो RHS रूल यूज करना है। तो RHS में मतलब कि एक राइट एंगल चाहिए, तो राइट एंगल यहाँ तो बन नहीं रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, तो यहाँ बनेगा। तो दोनों के अंदर ये और ये एंगल इक्वल है, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, क्योंकि पहले भी तुम लोगों ने ये गड़बड़ी की है। BFC हमारा एंगल 1 है, पहले तो मैं लिख देता हूँ कि एंगल BFC हमारा एंगल 1 है और एंगल CEB जो है एंगल 2 है, ताकि कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसे 1 और 2 माना है, लेकिन एग्जाम में तुम्हें BFC और CEB ही लिखना होगा। ठीक है, अब प्रूव करते हैं। तो ये और ये ट्राइंगल ले लिया। पहली चीज तो क्या दिख रही है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों राइट एंगल है। और क्यों राइट एंगल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि RHS रूल फॉलो करना है, तो राइट एंगल तो होना ही चाहिए। दूसरा, हाइपोटेनस की बात करते हैं, तो इसकी हाइपोटेनस देख लो, ये है और ये है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। तो BE और CF इक्वल है। पहली बात तो ये हमारी हाइपोटेनस है और दूसरी बात ये गिवन है। तो R भी हो गया, H भी हो गया, S कोई भी एक साइड ले लो, या तो ये साइड ले लो और या फिर ये। तो ये साइड तो इक्वल है नहीं, लेकिन ये साइड दोनों में कॉमन है। तो BC इक्वल टू BC, क्यों, क्योंकि ये कॉमन है। और जैसे ही हम लोगों ने लिख दिया कि कॉमन है, तो उससे हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, ये हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। फिर उसके बाद CPCT से मैंने क्या बोला था कि ये एंगल क्या है, ABC, और ये एंगल क्या है, ACB। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB बाय CPCT।
और क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। इस एंगल की अपोजिट साइड है AC और इसकी अपोजिट साइड है AB, क्योंकि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो क्योंकि ये दोनों हमारे पास जो है साइड्स अपोजिट अपोजिट थी इन दोनों इक्वल एंगल के, तो ये दोनों अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएगी। अब क्योंकि AC और AB इक्वल हो गई तो हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस है। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल की यही तो एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी कोई दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो कर दी दो साइड्स इक्वल, तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो लेंगे वो है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो सरफेस एरिया एक ही, सॉरी सरफेस एरिया अलग नहीं है। देखो ये जो चैप्टर है तुम्हारा, अभी तक तुम लोग जब भी तुमने कभी पेरीमीटर एरिया और वॉल्यूम पढ़े, ठीक है ना, तो पेरीमीटर एरिया वॉल्यूम के अंदर तुमने हमेशा 2 डायमेंशनल चीजें देखी है। अब 2 डायमेंशनल चीजों का क्या मतलब होगा? जो कि बस एक पेपर पे है, जो कि 3D नहीं है। तो पेपर पे कोई चीज होगी अगर जो वो एकदम फ्लैट होगी, सबसे पहली बात तो। अब फ्लैट है तो क्या मतलब है? फ्लैट है तो उसका मतलब है उसकी कोई विड्थ नहीं है, मतलब मोटापा नहीं है। जैसे कि ये ले लो, ये तो ये तुम्हारे पास सपोज करो कि एक 2 डायमेंशनल रेक्टेंगल है पूरा। अगर ये पेपर पे होगा तो इसकी इधर की तो कोई हाइट नहीं होगी ना, इधर की तो विड्थ नहीं होगी, लेकिन अभी तो ये रियल में है, तो ये 3D है, इसीलिए हमारे पास इसकी यहाँ पर भी एक विड्थ है। अगर तुम देखो तो यहाँ पर भी इसकी एक विड्थ दिख रही है। इसको थोड़ा सा पेपर हटा के देखते हैं। अब तो ये हमारे पास अगर पेपर पर ड्रॉ हुआ हुआ होता तो हम लोग कहते हैं कि इसकी इधर की कोई विड्थ नहीं है, लेकिन अगर ये रियलिटी में है तो ये 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल होने पे ये वाली विड्थ भी है, या फिर इसको हम लोग कहते हैं थिकनेस, थिकनेस या फिर हाइट कहते हैं, विड्थ नहीं कहेंगे, विड्थ है ये। एक होती है लेंथ, एक ब्रेड्थ। अब जो ब्रेड्थ होती है वो होती है विड्थ। तो अगर तुम इसे लेंथ मानो तो तुम इसे विड्थ मानोगे, और अगर इसे लेंथ मान रहे हो तो इसे विड्थ मानोगे। समझ आया? और ये जो होती है वो क्या होती है? इधर वाली ये होती है थिकनेस, ठीक है ना। तो थिकनेस 2D ऑब्जेक्ट्स की नहीं होती, 3D ऑब्जेक्ट्स की होती है। इस चैप्टर के अंदर हम लोग 3D ऑब्जेक्ट्स की ही बात करेंगे जो रियलिटी में होती है। तो अगर जो भी चीज रियलिटी में है तो वो 3 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशंस, यानी कि लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। अब पहले के टाइम पे जब ये चैप्टर हुआ करता था तो इसके अंदर क्यूब भी था, फिर क्यूबॉइड भी था, फिर उसके बाद सिलेंडर भी था, और उनके भी बहुत सारे फॉर्मूला थे। लेकिन अब उन लोगों ने इजी करके तुम्हारे लिए केवल और केवल इन तीनों को तो हटा दिया और बचे हुए जो 2 थे वो रख दिए। 5 टॉपिक हुआ करते थे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, फिर कोन और फिर स्फीयर। अब स्फीयर के अंदर हेमीस्फीयर भी पढ़ लेते हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो क्यूब हट गया, क्यूबॉइड हट गया, सिलेंडर हट गया, बचा क्या? कोन और स्फीयर। तो आज हम पढ़ेंगे कोन और स्फीयर का इंट्रोडक्शन। फिर कल हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं, फॉर्मूला वगैरह कैसे क्या है। याद करने की कोई जरूरत नहीं, समझ भी लेंगे तो फिर याद हो जाएगा आराम से। सबसे पहले बात करते हैं राइट कोन। तो राइट कोन होता क्या है एक्चुअल में? तो एक कोई भी कोन जो कि स्ट्रेट है, ऊपर की तरफ उसका पॉइंट है। जैसे कि अगर एक कोन की बात करें तो कोन का एक तो बेस होता है, ऐसा बेस होता है, और ऊपर वो उसकी जो हाइट होती है, या फिर उसको जो हम बोले ये जो ऊंचाई है, तो ये तो सही नहीं बनेगी, सपोज ये उसकी ऊंचाई है, तो ये जो पार्ट है ये इसका हाइट जो है ये एग्जैक्ट स्ट्रेट होना चाहिए। और ये जैसे मेरे यहाँ पर तो गड़बड़ बन गया, तुम लोग उसको थोड़ा सा सही कर देंगे, सिमेट्रिकल होना चाहिए ना, बिल्कुल ठीक है। वेट, इस तरह की हाइट कि इधर और इधर का गैप एकदम इक्वल होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर इस कोन को देखो तो उसकी हाइट एकदम खड़ी हुई है। तो अगर एकदम हाइट स्ट्रेट है तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये हम 3D बना रहे हैं, तुम इसको इमेजिन करो, ये 3D है, 2D नहीं है, 3D है। 3D कोन बनाओ तो है ये चीज, ठीक है ना। ये होता है हमारा राइट एंगल कोन। अब ये जो इसकी ये वाली पार्ट है, ये इसको हम कहते हैं रेडियस। इस पार्ट को कहते हैं रेडियस, क्योंकि ये एक सर्कल है, सर्कल कह दो कोन का, और उसका ये रेडियस है, और ये बेस है कोन का, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारी हाइट है कोन की, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट है, और हाइट और रेडियस के बीच में हमारा 90 डिग्री बन रहा है। और ये जो है ये टेढ़ी जो चीज है ये कोन की लेंथ है। अभी बात समझ,
तो लेंथ होता है कोन के अंदर, हाइट होता है और रेडियस होता है, ठीक है। अब कोन की हम कंपैरिजन करते हैं सिलेंडर से। तुम अगर एक सिलेंडर लो, जैसे यहाँ पर एक सिलेंडर है, और तुम चाहो कि तुम उससे कोन बना लो, राइट कोन, ऐसा, जिनकी हाइट बिल्कुल सेम होनी चाहिए और रेडियस भी बिल्कुल सेम होना चाहिए, समझे बात। इस सिलेंडर से तुम्हें ये बनाना है, तो तुम पता है एक चीज इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, वो क्या है कि ये जो सिलेंडर है, इससे अगर तुम्हें सेम हाइट और सेम रेडियस का कोन बनाना है, तो तुम इसी सिलेंडर से 3 कोन बना सकते हो, सेम सिलेंडर से, क्योंकि एक ही सिलेंडर को तुम ऊपर मोड़ोगे तो ये लंबा हो जाएगा ना, कोन तो नहीं बन पाएगा सेम हाइट का। सपोज करो कोई सिलेंडर, उसको तुमने फोल्ड करना चालू किया एक साइड से, तो कोन तो बन जाएगा, लेकिन वो कोन लंबा हो जाएगा। तो काट कुटा के अगर तुम एक ही साइड का कोन बनाओ तो ऐसे 3 कोन बन जाएंगे। तो अब तुम्हारे सिलेंडर तो कोर्स में नहीं है, लेकिन ये एक आइडिया था कि सिलेंडर का जो जो भी ये आएगा, कोन का, एक कोन का उसका 1/3 हो जाएगा, ये चीज है। पर सिलेंडर कोर्स में नहीं तो तुम्हें सीधा 1/3 वाले फॉर्मूला याद करने होंगे। मैंने एक 1/3 का कॉन्सेप्ट समझाया है कि अगर एक सिलेंडर है तो उससे हमारे 3 कोन सेम बराबर हाइट के बन सकते हैं, बराबर रेडियस के, समझ आया। इधर आ जाते हैं, ये हमारे स्फीयर और हेमिस्फीयर है। स्फीयर क्या होता है? स्फीयर इज अ बॉल। सर्कल बहुत अलग चीज होती है, सर्कल इज नॉट अ स्फीयर। सर्कल तो एक 2D ऑब्जेक्ट है, बस ये है एक सर्कल, ये सर्कल नहीं होता स्फीयर। एक रियलिटी में जो 3D चीज होती है वो, और वो भी एक बॉल की शेप में, वो हमारा स्फीयर होता है। तो तुमने ये तो पता होगा तुम्हें कि बॉल एक सर्कल तो नहीं होता, बॉल बॉल ही होती है, सर्कल सर्कल ही होता है। तो जो बॉल है ये हमारा स्फीयर है, और अगर इस स्फीयर को आधा कर दो तो बन जाएगा हेमीस्फीयर। तो स्फीयर हमारा एक बॉल है और उस बॉल का हाफ कर दो तो हमारा बन जाएगा हेमीस्फीयर। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अगर स्फीयर का हम लोग ये फॉर्मूला निकालते हैं तो हेमीस्फीयर की सेम फॉर्मूला 1/2 हो जाएंगे, क्योंकि हाफ 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 होता है ना, तो इसीलिए। अब बात करते हैं कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और इसमें भी हम बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है। इस बात को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। सपोज करो हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। अब ये जो सिलेंडर है तो इसका एक बार ऑब्जर्व करो। चलो मोर इजी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया ना, मेरे पास एक कोन ही आ गया है, तो ये हमारा कोन है, मेरे बर्थडे का कोन है, कैप, बर्थडे कैप, ये हमारा एक कोन है। अब ये एक राइट कोन है, क्यों एक राइट कोन है? क्योंकि इसका बेस है और इसकी जो हाइट है एकदम स्ट्रेट है, ये पॉइंट इधर है इधर नहीं है, मतलब ये कोन सीधे से यूं टेढ़ा या यूं नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट कोन है। वो जो टेढ़े कोन होता है उनको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज कोन, और ऐसा सीधा कोन होता है उसको हम कहते हैं राइट कोन। ये जो कोन है इसका ये पार्ट जहां पर हम हाथ ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, वो पार्ट, वो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर उसका एरिया निकालो तो वो एरिया कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, समझ आया। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को भी ये जो पार्ट है ये वाला, ये पूरा ऊपर और नीचे का नहीं, सिर्फ ये, इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। लेटरल मतलब ऊपर नीचे नहीं, लेटरल। मेरा ये ऊपर वाला पार्ट है, मेरा एकदम नीचे बेस पे पार्ट है, और ये जो मेरा पूरा साइड की बॉडी ये पूरी लेटरल है। तो लेटरल सर्फेस एरिया नाम से पता चलता है कि जो साइडवेज वाला सर्फेस एरिया है वो है लेटरल, समझ आए बात। तो कोन का जो लेटरल सर्फेस एरिया होगा वो ये होगा फोल्डिंग का, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कोन का लेटरल सर्फेस एरिया। अब बात करते हैं कि कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये एरिया प्लस नीचे का भी एरिया। अब नीचे क्या है, नीचे तो एक सर्कल है, अगर ये सपोज करो भरा हुआ है, सपोज करो ये भरा हुआ है, तो ये एक सर्कल है नीचे पूरा। ऊपर का सरफेस एरिया जो भी आता है फॉर्मूला में, प्लस ये सरफेस एरिया कितना होता है, πr²। तो सर्कल का एरिया πr² होता है, और ऊपर का भी हम लोग देख लेंगे क्या आता है। तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस πr², वो होगा हमारा कोन का टोटल सरफेस एरिया। बात करते हैं कोन की वॉल्यूम क्या होती है। तो कोन की वॉल्यूम क्या होगी बेसिकली, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं। हाँ, कोन की वॉल्यूम क्या होगी, तो कोन की वॉल्यूम होगी इसके अंदर कितना मास आ सकता है, अंदर पूरा भर दे तो कितना मास आता है, तो उसका भी हम लोग निकाल के देख लेंगे। तो ये तो बात हो गई कोन की। बात करते हैं स्फीयर की। अब स्फीयर क्या होता है, स्फीयर इज अ बॉल, है ना। स्फीयर एक बॉल होती है, मेरे पास एक बॉल नहीं है, नहीं तो मैं बताता बॉल कैसे स्फीयर को हम लोग लें। स्फीयर समझ लो बॉल। अब मुझे बात बताओ कि क्या स्फीयर का ऊपर या नीचे कोई फ्लैट बेस होता है? नहीं होता, नहीं होता, सिर्फ कर्व्ड बेस होता है। तो जहां भी हाथ फिराएंगे पूरा कर्व्ड होगा। तो ये बात याद रखना कि स्फीयर का हमेशा टोटल सरफेस एरिया होता है, कोई लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता। ये हम लिख भी देते हैं, ये यहाँ पर स्फीयर और यहाँ पर हमारा हेमीस्फीयर।
स्फीयर को तुम अगर पकड़ो और इसे फोल्ड करो हाथ अपना आसपास, तो तुम्हें पूरा सरफेस एरिया ही उसका पकड़ में आएगा। तुम्हें कहीं भी उसका ऊपर या नीचे का तुम एक्सक्लूड तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि बोल रहे हैं ना हम कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया में हम ऊपर का और नीचे का एरिया हटा देते हैं। अब कोन में तो नीचे का एरिया था सर्कल का, वो हटा दिया था हमने, पर स्फीयर तो पूरा ही राउंड होता है, उसमें कोई सर्कल कोई रेक्टेंगल कुछ भी नहीं होता है कहीं जो फ्लैट बेस हो। तो फ्लैट टॉप या फ्लैट बेस नहीं है, तो जो पूरा एरिया आता है वो उसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन बनता है, क्या स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है? नहीं, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही चीज होती है। तो कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता, टोटल सरफेस एरिया होता है। क्या होता है वो भी हम देख लेंगे, और वॉल्यूम तो होगा ही। हेमीस्फीयर के अंदर ऊपर देखो, हेमीस्फीयर क्या होता है, बॉल को काट दो, तो काट दिया तो नीचे का तो जो होगा वो कर्व सरफेस एरिया होगा, ऊपर का टॉप फ्लैट बेस जो है वो अलग हो जाएगा फिर, है ना, वो एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि हेमीस्फीयर क्या, स्फीयर का आधा। तो अगर हम तुम हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया लोगे तो वो नीचे का राउंडेड पोर्शन प्लस ऊपर का सर्कल, ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया लोगे तो वो केवल नीचे का राउंडेड पोर्शन। तो हेमीस्फीयर में तो कर्व सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, हाफ। यहाँ पर भी हाफ, यहाँ भी हाफ, क्योंकि इसका नहीं होता तो हम हाफ नहीं करेंगे। देखते हैं फॉर्मूला क्या क्या आते हैं इनके। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं नॉर्मली कोन का ही, कि कोन के क्या आते हैं। तो कोन की बात करते हैं। कोन का जो लेटरल सरफेस एरिया है, मैंने अभी बताया था लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। सपोज करो ये कोन की हाइट है, इसमें अंदर है हाइट है, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया ये, तो ये कितना आता है, ये आता है 2πrl, लिख लेते हैं। टू पाई आर एल। आर क्या है, आर है ये रेडियस, एल ये है। अब तुमको कभी एल नहीं देंगे कोन का, ये कोन का अगर निकालना हो तो ये चीज कभी नहीं देंगे टेढ़ी, हमेशा सीधी हाइट देंगे। तो सीधी हाइट तुम्हारी, सीधी हाइट से क्या ये निकल सकता है, हाँ निकल सकता है, ये हाइपोटेनियस है, ये हाइट है और ये बेस है, तो क्या हाइपोटेनियस निकल सकता है, हाँ। तो एल इज इक्वल्स टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा रेडियस है, तो ये हमारा एल का ये निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में तो 2πrl लगाना है और एल भी सॉल्व करना पड़ेगा, और एल होगा ये, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस नीचे का एरिया, तो 2πrl प्लस πr स्क्वायर। टू पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर का तो पूरा 2πrl हो गया और नीचे का जो हो गया वो हो गया पाई आर स्क्वायर। तो ये चीज हो गई 2πrl प्लस पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये आती है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसको ही सॉल्व किया, कुछ भी नहीं किया, कॉमन निकाल लिया पाई आर, तो ये आएगा, ठीक है ना, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो अच्छा, एल एस जो है वो 2πrl नहीं होता है, एल एस इज पाई आर एल, या फिर जो कर्व सरफेस है वो पाई आर एल है, 2πrl नहीं है। पाई आर एल तो हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ये वाला, पाई आर एल ऐसे कुछ मुंह से याद कर लो कि कौन को देखते याद है पाई आर एल। तो पाई आर एल मतलब कि उसका लेटरल। और अब अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल क्या हो जाएगा, लेटरल प्लस नीचे का बेस। तो लेटरल पाई आर एल था, बेस है पाई आर स्क्वायर, तो टोटल अगर इसको पाई आर को कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा एल प्लस आर। तो पाई आर एल प्लस आर हो गया उसका टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम क्या आता है। तो हमने पहले बात कर ली कर्व सरफेस एरिया की, फिर कल हम लोगों ने बात कर ली लेटरल सरफेस एरिया की, सॉरी टोटल सरफेस एरिया की। अब बात करते हैं कि राइट सर्कुलर कोन की जो है वॉल्यूम क्या है, तो वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये याद करनी पड़ेगी, एच पाई आर स्क्वायर और 1/3, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो सिलेंडर का होता है वॉल्यूम, और मैंने अभी बताया था कि एक सिलेंडर से तुम 3 कोन बना सकते हो, तो एक कोन की वॉल्यूम आई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 कहाँ से आया है, ये सिलेंडर का 1/3, ऐसा याद रखना। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब आते हैं स्फीयर पे। तो बीच में थोड़ा सा वीडियो का इंटरप्शन हो गया, अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते। तो मैंने अभी क्या बोला था तुम लोगों को कि स्फीयर और हेमीस्फीयर की बात कर रहे थे। तो मैंने इतना बताया था तुम लोगों को कि जो स्फीयर है,
स्फीयर का कोई कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि स्फीयर का कोई फ्लैट टॉप या फ्लैट बेस नहीं होता। अब फ्लैट टॉप और फ्लैट बेस ही नहीं है तो पूरा ही एरिया रहेगा, तो पूरा सरफेस एरिया होगा हमारा TSA। तो स्फीयर में कोई CSA होता नहीं है, तो इसको तो हम कर देते हैं रॉ। ठीक है, अब स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैंने शायद इस वीडियो में बता दी, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि वो थोड़ा सा बीच में चेंज हो गया था। एक स्फीयर कितने सर्कल से मिलके बनता है? 4 सर्कल से मिलके बनता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। मतलब कि अगर 4 सर्कल हो गए, चपटे पेपर के 4 सर्कल बनाओगे तो उसको जोड़ोगे तो बन जाएगा एक स्फीयर। तो ये चीज़ है कि एक स्फीयर जो है 4 सर्कल से बनता है, तो इससे हमारा जो है ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। TSA मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। अब बताओ कि एक सर्कल का कितना एरिया होता है? πr²। अब मैंने बोला एक स्फीयर 4 सर्कल के बराबर है, तो कि 4 गुना हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 इंटू द एरिया ऑफ सर्कल। ये हो जाएगा 4 इंटू πr², ये हो जाएगा 4πr²। बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? तो ये तुम्हें याद रखना होगा, इट इज 4/3 πr³, ना कि स्क्वायर, क्यूब है। ठीक है ना। बात करो कि वो क्या होता है यूनिट्स, तो एरिया है ये, तो ये मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है, ये भी मीटर, क्योंकि ये भी एरिया है तो इसका भी सेम रहेगा। ये वॉल्यूम है, तो ये या तो मीटर क्यूब हो जाएगी या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है ना, समझ आ गया ये बात? तो इसकी वॉल्यूम होती है 4/3 πr³। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर की। हेमिस्फीयर दिखता कैसा है? ऐसा। ये हमारा हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर का क्या कर्व सरफेस एरिया होता है? कर्व सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है? टोटल सरफेस एरिया में से तुम ऊपर का फ्लैट टॉप या फ्लैट बेस हटा लो। तो इसमें से अगर तुम उसको करने की कोशिश करो तो इसका फ्लैट टॉप तो है, तो फ्लैट टॉप हटा दो तो बचेगा सिर्फ इतना सा। अब ये तुम एक बार प्रैक्टिकली इमेजिन करो, स्फीयर का तुमने इतना लिया था और हेमिस्फीयर का सिर्फ आधा है, तो स्फीयर का आधा हो गया ना। स्फीयर का जो TSA आया था, हेमिस्फीयर का LSA इसका आधा होता है। तो ये है हाफ द TSA ऑफ स्फीयर। तो ये कितना हो गया? हाफ इंटू 4πr², तो ये हो गया 2πr²। अब बात करते हैं हेमिस्फीयर के टोटल सरफेस एरिया की। तो ये इसका तो देखो निकाल लिया, इसका कितना आता है? 2πr²। अब जोड़ना क्या है? अंदर के एक सर्कल का जिसका रेडियस r है, तो सर्कल का कितना होता है? πr²। तो बोल देंगे टोटल निकाल दिया ना, तो यह है 3πr²। बात करते हैं हेमिस्फीयर की वॉल्यूम की। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, स्फीयर का आधा होता है हेमिस्फीयर। तो स्फीयर में जितना माल भरा हुआ होगा, हेमिस्फीयर में उसका आधा माल भरा हुआ होगा, तो हम कह देंगे हाफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 πr³। तो इसका हाफ कर दिया तो ये करके 2 हो गया, तो ये हो गया 2/3 πr³। यूनिट सेम रहेगी यहाँ पर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब लग जाएगा यूनिट में। एरियाज में भले CSA हो TSA हो, मीटर स्क्वायर ही रहेगा, स्क्वायर ही रहेगा ना। तो ये हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइजेस नेक्स्ट क्लास से करेंगे।